हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशंस को पढ़ रहे हैं, वन शॉट में पढ़ेंगे। ओके, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास में कितने टाइप्स के कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, कितने टाइप्स के हमारे पास में सॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में सॉल्यूशन का जो डिफरेंस कंसंट्रेशंस है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हेनरी लो को हम यहाँ पढ़ेंगे, राउल्ट्स लो को हम यहाँ पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को यहाँ पढ़ेंगे। और इसके अलावा कि जो डेविएशंस आते हैं, ठीक है, जो रियल सॉल्यूशंस में जो डेविएशंस आते हैं राउल्ट्स लो के बेसिस पर, उसको हम पढ़ने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा उसको मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करेंगे। उसके अलावा अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, कैसे बन रही है और कैसे ये अफेक्ट करती है सॉल्यूशन। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं इस तरीके से, बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि सॉल्यूशन होता क्या है। हम आसपास अपने बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, प्योर सब्सटेंसेस को भी देखते हैं और मिक्सचर्स को भी देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इतना कोई मटेरियल है नहीं है इसमें, तो आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको लगता है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में जैसे ब्रास एक तरीके का हमारा जो क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, अलॉय बोलते हैं हम जिसको, जिसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे, जो किसका बनता है आपके पास में कॉपर का और जिंक का बनता है। इसके अलावा जर्मन जो सिल्वर होता है वो आपकी कॉपर, जिंक और निकल का बनता है। ब्रोंज जो होता है वो आपकी कॉपर और टिन का बनता है, ठीक है। तो वन थिंग मैंने यहाँ पर बता दी है आपको। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पर आते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते क्या है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, क्या, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स के। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, जो कंपोजिशन होता है और प्रॉपर्टीज़ होती है वो पूरे मिक्सचर के थ्रू आउट द मिक्सचर वो क्या होती है आपके सेम होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया आपके एक सॉल्यूशन है, इसमें मैंने ए और बी को डिसॉल्व किया, ये 1:5 में है। तो अगर मैं यहाँ से एक सैम्पल उठा रही हूँ तो ये ए और बी में जो रेशो रहेगा वो अभी भी कितना रहेगा, 1:5 का ही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और क्या प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास में, कि इसके अलावा कि जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है आपके सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फिजिकल स्टेट बनाता है सॉल्यूशन की, ठीक है। किस की, अगर सॉलिड है तो ये सॉलिड बना लेगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर लिक्विड में है सॉल्वेंट तो ये लिक्विड सॉल्यूशन बना लेगा। अगर गैसियस में है सॉल्वेंट तो आपकी क्या बना लेगा, गैसियस सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और जो आपके अदर कंपोनेंट होता है, उस अदर कंपोनेंट को जो मोस्टली कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम गैसियस की। तो गैसियस 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, गैसियस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अगर मैं बात करती हूँ सॉल्वेंट की तो हमारे पास में कैसा सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन की। अगर मैं बात करती हूँ लिक्विड तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, लिक्विड। सॉल्वेंट क्या है, अगर हमारे पास में सॉलिड तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो अगर इस तरीके से हमारे पास में 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट गैस लेते हैं, सॉल्वेंट गैस लेते हैं, तो हमारे पास में जैसे O2 और N2 का मिक्सचर हो गया। अगर हम सॉल्यूट लिक्विड लेते हैं, सॉल्वेंट अगर हम गैस लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर हो गया नाइट्रोजन गैस में। सॉल्यूट अगर हम सॉलिड लेते हैं, सॉल्वेंट अगर हम गैस लेते हैं, तो हमारे पास में कम्फोर का मिक्सचर हो गया जिसमें नाइट्रोजन गैस में। इस तरीके से अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास में क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो ये हमारे पास में क्या है, गैसियस फॉर्म में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो जैसे ऑक्सीजन किस में है, वाटर में। अगर लिक्विड है तो लिक्विड में बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल इन वाटर। अगर सॉलिड है, अगर लिक्विड में घोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। अगर गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड में, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन इन पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस एक बिल्कुल परफेक्ट लेयर में बिल्कुल इक्वल, है ना, क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिक्विड, तो ये लिक्विड अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो किसमें, सॉलिड में, जैसे मरकरी अमलगम, किसके साथ में भैया, सोडियम के साथ में। जैसे आप जिंक का अमलगम भी पढ़ते हो, सोडियम अमलगम भी पढ़ते हो, ठीक है। जैसे हम NaHG बोलते हैं जिसे, हम ZnHG बोलते हैं जिसे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में सॉलिड और सॉलिड की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कॉपर और गोल्ड का। और आप इससे पहले जो अलॉयज़ पढ़ करके आए थे वो अलॉयज़ भी इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं यहाँ पर।
एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन, आप बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हो, सिंपल बात है कि भाई कितना कितने में है, हम इतना समझेंगे कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट कितने में प्रेजेंट है, कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं मास परसेंटेज, जिसमें आपके पास में जो कंपोनेंट है, ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, कि आप जो कंपोनेंट ले रहे हो, इन सिंपल मीनिंग सॉल्यूट आप जो ले रहे हो कितने में, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम परसेंटेज की, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट का जो क्या हो जाएगा, मतलब सॉल्यूट का जो क्या हो जाएगा आपके पास में वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पर हम मास की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज W/V। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास में हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर ये आपके परसेंटेज टर्म्स होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत ही ट्रेस क्वांटिटीज़, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, आपके बहुत कम क्वांटिटी में वो अवेलेबल हो। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ये आपके बिल्कुल मास परसेंटेज की जैसा है, बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पर 10⁶ से मल्टीप्लाई हो रहा है। मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जैसे मैंने मान लो आपके सॉल्यूशन लिया, आपके जैसे मैं कोई बाइनरी मिक्सचर बना रही हूँ यहाँ पर, जिसमें मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे आपके पास में, Na और Nb। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है XA का, तो उसका मोल मैं ऊपर की ओर लिख दूंगी, बाकी टोटल मोल मैं नीचे की ओर लिख दूंगी। इस तरीके से अगर मेरे पास बाइनरी है तो दूसरा जो बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, 1 - XA बन जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, क्योंकि दो का ही बना रहे हैं हम, XA + XB + XB, ये क्या बनाता है आपके 1 बनाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे। ओके, अगर आपके बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपने डिसॉल्व कर रखे हैं, तो सबका मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 ही क्या करे थे, डिसॉल्व करे थे, तो इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन कितना बना लेगा, 1 बना लेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन हमारे कंप्लीट होता है, फिर हम बात करते हैं मोलारिटी की। मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या आप इसको इन सिंपल मीनिंग आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर जो सॉल्यूट का मोल लिख रही हूँ, ठीक है, वो NB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय V किस में हो जाएगा, आपके लीटर में। अब आप जानते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, WB, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय V लीटर में। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो WB डिवाइडेड बाय MB। अगर मान लो आपको लीटर में नहीं दे रखा, आपको ml में दे रखा है, तो आप डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो ये ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को यहाँ से रटते हो, ठीक है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो याद रखना है। ओके, तो हमने क्या बोला कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या हो जाएगा, आपके मोलारिटी हो जाएगा। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास में हो जाएगा आफ्टर दैट मोलारिटी, ठीक है, ये मोलारिटी का ही मोलारिटी की छोटी बहन है मोलारिटी। तो हम क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं इन kg। इसको और कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए एक बार, देखिए आप NB लेते हो डिवाइडेड बाय मास हम ले रहे हैं, तो WA किस में, kg में। और सॉल्व करेंगे तो WB डिवाइडेड बाय यहाँ पर MB, मैं B से शो कर रही हूँ सॉल्यूट को, और A से शो कर रही हूँ मैं सॉल्वेंट को। तो यहाँ WB अगर मान लो आपके पास में ग्राम में हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1000 से, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप रटते हैं, तो ये वाला रटना नहीं है, आपको ये ही याद रखना है बस, केवल सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट टर्म की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट टर्म जो आती है वो आती है हमारे पास में सॉल्युबिलिटी आती है। सॉल्युबिलिटी एक्चुअली होती क्या है कि भाई कैसे घुल रहा है, क्या मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का जो आपके डिसॉल्व हो रहा है।
ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपके एक सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट जिसको आप डिसॉल्व कर सको किसमें, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर इधर उधर करने पर, मतलब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया टेम्परेचर को, आपके जो अमाउंट है किसका, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है। ठीक है, अगर हम और बात करते हैं तो इसको हम कितने तरीके से पढ़ते हैं, हम इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे हम 2 तरीके से, एक तो हम पढ़ेंगे सॉलिड को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में। ठीक है, एक ध्यान रखना कि ये कब डिज़ोल्व होगा, जब इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस क्या हो, सिमिलर हो, किसके, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। इट्स मीन आपके सॉलिड के और लिक्विड के। तो हम कह सकते हैं कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। और अगर हम बात करते हैं, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, जैसे हमने कुछ क्या करा, हमने कोई सॉलिड को ऐड किया सॉल्वेंट में। जैसे ही आप किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को, है ना, मतलब मैं किसी भी सॉल्यूट की अमाउंट मिला रही हूँ सॉल्वेंट में, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको मैं क्या बोलती हूँ, डिसोल्यूशन कहती हूँ। ठीक है, और क्या होता है कई बार ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाने पर ये क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल है ये क्या करते हैं, कोलाइड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में, और जो सॉल्यूशन है उसमें सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाए, मतलब क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन अगर एक साथ होने लग जाए, डिसोल्यूशन एक साथ होने लग जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी क्या डेवलप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ओके, ये इतना समझने का था केवल। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास में, कि भाई आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, आप ज़्यादा सॉल्यूट को आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या, कि भाई आप ना और डिज़ोल्व कर सकते हो, ठीक है, मोर सॉल्यूट को आप डिज़ोल्व कर सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड क्या, कि अगर आप फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हो तो अब आप और सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऐड कर पा रहे हो तो अनसैचुरेटेड, अगर आप नहीं घोल पा रहे हो और ऐड नहीं कर पा रहे हो और नहीं डिज़ोल्व हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं यहाँ पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि भाई अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या फ़र्क होगा। यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है, ले चैटलियर प्रिंसिपल। इसमें ले चैटलियर प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई भी डिसोल्यूशन प्रोसेस, मतलब अगर आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हो, सॉलिड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। अगर वो एंडोथर्मिक है, मतलब आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा है, ठीक है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, वो एंडोथर्मिक है, मतलब उसमें टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जैसे ही आप ना टेम्परेचर को राइज करते हो तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर आपके पास में कोई रिएक्शन है, कोई डिसोल्यूशन प्रोसेस है, अगर वो एक्सोथर्मिक है, जिसके लिए डेल एच मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव हो, मतलब हीट निकल रही हो। ठीक है, जैसे हम क्विक लाइम की अगर हम बात करते हैं, क्विक लाइम एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, आपके डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं दोनों के दोनों ही आपके हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप उनको और कंप्रेस नहीं कर सकते हो, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसके हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, सॉल्युबिलिटी के सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम एक गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में एक लो आता है जिसे हम हेनरी लो कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखो यहाँ पर पहले एक वेट लगा रखा था, ठीक है, W1 वेट लगाया, तब ये गैस के देखो इस तरीके से था। फिर आपने जैसे ही वेट बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब देखो ये पार्टिकल्स देखो अब देखो कितने पास पास आ गए और घुलने लग गए। तो ये क्या बोल रहा है हेनरी लो। हेनरी लोज के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना गैस उस सॉल्यूशन में घुला हुआ है, कितना उसका मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में है प्रेजेंट है। इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर
P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। x क्या है आपके पास में? मोल फ्रैक्शन। आप जस्ट कंसंट्रेशन टर्म में आप मोल फ्रैक्शन पढ़ करके आए हैं। जैसे मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाती हूँ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एक KH आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या बोलेंगे? जो KH है आपके क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करती हूँ तो हमारे पास में सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर लगेगा गैस का, कितना अमाउंट में उसमें घुला हुआ है उस हिसाब से आपके पार्शियल प्रेशर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए आपके पास ग्राफ बना हुआ है। अगर मैं A प्रोपोर्शनल B का ग्राफ बनाती हूँ तो कुछ इस तरीके से आता है, और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द B का ग्राफ बनाती हूँ तो कुछ हमारे इस तरीके से आता है। ओके, हम बात करते हैं आगे। देखो, इसके बाद में हम क्या बोलते हैं कि जो अलग अलग गैसेस होती हैं, ठीक है, उनके KH के वैल्यूज़ भी अलग अलग होते हैं टेम्परेचर पर। तो KH किस पर डिपेंड करेगा? आपके नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करेगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके पास में कि अगर हम ये यहाँ से एक थ्योरी निकल कर के आती है कि हमारे पास में अगर प्रेशर के प्रोपोर्शनल है x, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा KH, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा T। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो KH का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो KH का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखिए, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर द लोअर इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ठीक है, तो हम अगर KH, अब प्रेशर की ज़्यादा बात करते हैं तो KH का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारे पास में? तो KH का वैल्यू क्या होगा हमारे पास में? अगर हम बात करते हैं, अगर हम KH को इंक्रीज़ करते हैं, अगर KH का वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो आपके पास में एक टर्म और आ रही है। वो टर्म क्या है आपके पास में? कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद डिक्रीज द टेम्परेचर। एक टर्म यहाँ से आ गई कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो इंक्रीज़ होगी अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हो। इन सिंपल मीनिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेनरी लो के जो एप्लीकेशंस है उनकी बात करते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो सॉल्युबिलिटी होती है किसकी? CO2 की, बहुत प्रेशर के साथ में दी जाती है। ठीक है, जब बोतल को सील की जाती है तब हाई प्रेशर के अंडर उसको डिज़ोल्व किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं? जैसे जैसे सी वाटर में जाते हैं, ठीक है, तो उनके ब्लड में बढ़ने वाली जो गैस है, ठीक है, उसका जो डिसोल्यूशन होता है वो भी अच्छे से होता है क्योंकि हाई प्रेशर पर है। अब जैसे जैसे आप वो वापस ऊपर की ओर आएगा, जैसे सरफेस की ओर आएगा तो जो प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन है वो तो काम आ गई, बाकी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कैसे निकलेगी? उसके ब्लड में से बबल्स की फॉर्म में निकलेगी जो कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकती है और एक मेडिकल कंडीशन को डेवलप कर सकती है। उस मेडिकल कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? बैंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो उसकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इस बैंड्स को अवॉइड करने के लिए तो आप क्या करोगे? उसकी जो टैंक्स होंगे, ठीक है, जो आप वो एयर के लिए, एयर सप्लाई के लिए लेके जाता है, वो एयर सप्लाई के लिए जो टैंक्स लेकर के जाता है उसमें हीलियम को वो क्या करता है? मिक्स करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं वहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो कम होता है, इसीलिए अगर प्रेशर कम रहेगा तो लो कंसंट्रेशन रहेगी ऑक्सीजन की ब्लड में और टिश्यू में। इस तरीके से क्या होता है कि जो जैसे ही सप्लाई कम होगी टिश्यू में और ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो जो क्लाइंबर है वो वीक फील करेगा और क्लियरली नहीं सोच पाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ कर रहे हो। ये हमने पहले पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में